गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पढ़ा। हाँ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जब हुआ तो ये देखा गया कि एटम्स का स्ट्रक्चर वेरीफाई किया गया, तो जो एटम्स का वास्तविक मास था, कुल द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा पाया गया। तो जब इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान से एटम्स का द्रव्यमान ज़्यादा पाया गया, तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अतिरिक्त इसमें कोई एक थर्ड पार्टिकल्स भी एटम्स में पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी को लेकर के सर जेम्स चैडविक ने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस अपने एक्सपेरिमेंट में क्या पाया कि उस एक्सपेरिमेंट की जब बेरिलियम के सीट पर, इन बेरिलियम के प्लेट पर अल्फ़ा कणों की बमबारी कराया, तो बेरिलियम प्लेट से कार्बन नामक एक नया तत्व बना, और उससे कुछ और इसके अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पार्टिकल्स भी उससे एलिमिनेट हुए, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। और इसका जब प्रॉपर्टी देखा तो ये न्यूट्रॉन कैसा हुआ, न्यूट्रल पार्टिकल्स किस रूप में, न्यूट्रल के रूप में, यानी चार्जलेस पार्टिकल्स के रूप में इसने देखा। और इसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर 1.674 × 10⁻⁻24 ग्राम पाया गया, ठीक, जबकि इस पर चार्ज 0 था। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हुई। जैसे देखा कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन। इसकी डिस्कवरी किसने किया, डिस्कवर्ड बाय सर जेम्स चैडविक। कब, 1932। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बेरिलियम का सीट लिया। क्या लिया, एक बेरिलियम का सीट लिया, और इस बेरिलियम के सीट पर किसकी, अल्फ़ा कणों की, किसकी, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बमबारी कर, बम्बार्डेड अल्फ़ा कणों की क्या किया उन्होंने, बमबारी कराई, ठीक है। और जब अल्फ़ा कणों की बमबारी किस पर, इस बेरिलियम सीट पर कराया इन्होंने, तो क्या देखा, हीलियम होता क्या है, ये अल्फ़ा कण यानी हीलियम डाई पॉजिटिव फॉर्म में कैसा होता है, ये डाई पॉजिटिव आयन होता है अल्फ़ा पार्टिकल्स। जब इस पर बमबारी कराया तो इन्होंने क्या देखा कि इससे कुछ सूक्ष्म पार्टिकल्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, सूक्ष्म पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और इसके साथ साथ क्या बन रहा है, प्लस C6H12, ठीक है। और फिर इस सूक्ष्म पार्टिकल्स को क्या इन्होंने देखा कि इस सूक्ष्म पार्टिकल्स को डिटेक्टर से, चार्ज डिटेक्टर, किससे, चार्ज डिटेक्टर से इन्होंने जब इसका चार्ज डिटेक्शन करना चाहा तो ये देखा कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। कैसा होता है, ये चार्ज लेस होता है। क्या होता है, ये चार्ज लेस। ये क्या है, ये न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये क्या मिला, कार्बन मिला, ठीक है। यहाँ पर क्या, चार्ज डिटेक्टर, ये क्या है, चार्ज डिटेक्टर। और इस चार्ज डिटेक्टर ने क्या किया, चार्ज डिटेक्टर इंडिकेट्स नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन पार्टिकल्स। इससे इसे क्या कहा गया कि न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रॉन एक चार्जलेस यानी न्यूट्रल पार्टिकल्स है, जिस पर बेरिलियम पर जब अल्फ़ा कणों की बमबारी कराते हैं तो न्यूट्रॉन एक सूक्ष्म पार्टिकल्स निकलता है, जिसे या एक कह सकते हैं एक न्यूट्रल पार्टिकल्स एलिमिनेट होता है, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। इस तरह से न्यूट्रॉन की खोज हुई, या न्यूट्रॉन की खोज या डिस्कवरी हुई, जिसको किसने, सर जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। एक मॉडल, रदरफोर्ड
एटॉमिक मॉडल, या हम इसी को द न्यूक्लियर एटम्स, द न्यूक्लियर एटम्स, यानी न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई। मीन्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को 1909 में रदरफोर्ड और मर्सडेन ने परफॉर्म किया, किसके द्वारा? अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द्वारा। मीन्स हम कहेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल की बमबारी के द्वारा इन्होंने न्यूक्लियस की खोज का प्रयोग किया इन्होंने, या एक्सपेरिमेंट किया। कैसे किया इन्होंने? सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक ऐसा सोर्स लिया, एक स्रोत लिया जो अल्फ़ा पार्टिकल्स को उत्सर्जित करता हो। क्या लिया? एक ऐसा सोर्स लिया जो अल्फ़ा पार्टिकल्स को उत्सर्जित करता हो, निकालता हो अल्फ़ा पार्टिकल्स को। अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो उत्सर्जित करता हो, और उस अल्फ़ा पार्टिकल्स का इन्होंने क्या किया? अल्फ़ा पार्टिकल्स का गोल्ड फॉयल, किस पर? गोल्ड फॉयल, एक सोने की पतली पन्नी पर इसकी बमबारी कराई। क्या करें? सोने की पतली पन्नी पर अल्फ़ा पार्टिकल्स का इन्होंने बमबारी कराया। तो इन हिज एक्सपेरिमेंट ही शोज दैट कि सम ऑफ मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। मीन्स यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने एक क्या लिया? एक अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स लिया। अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स क्या लिया? इन्होंने यूरेनियम लिया। यूरेनियम को किसमें? लेड ब्लॉक में रखा। अच्छा, लेड ब्लॉक का फंक्शन, पहले इसको समझ लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेड ब्लॉक का वर्क क्या है? लेड ब्लॉक का फंक्शन यह है कि जब यूरेनियम सोर्स क्या करता है? अल्फ़ा पार्टिकल्स को उत्सर्जित करता है, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल सभी दिशाओं से ना निकले, यह रोकने का काम करता कौन? लेड ब्लॉक। यहाँ पर सिर्फ क्या? एक होल रखा गया है, और इसी होल से सिर्फ ओनली वन साइड से अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करता है? निकलता है, उत्सर्जित होता है या इमिट होता है, ओनली वन साइड। तो लेड ब्लॉक का काम क्या है? लेड ब्लॉक का काम है क्या है कि अल्फ़ा पार्टिकल को सभी साइड से ना सिर्फ एक साइड से उत्सर्जित करता है, एक सिर्फ ओनली वन साइड से इमिट करता है। जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉयल पर पड़ता है, तो गोल्ड, ये देखा गया कि इससे मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड। मीन्स क्या होता है कि इधर उधर मुड़ते नहीं, डिफ्लेक्ट क्या करते हैं? सीधे निकल जाते हैं। क्या होते हैं? सीधे निकल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स और अनडिफ्लेक्टेड मीन्स सीधे निकल जाते हैं। इस कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करते हैं, यानी अपने रास्ते से कुछ एंगल में वो मुड़ जाते हैं, इधर उधर मुड़ जाते हैं। और बहुत ही कम मात्रा में स्मॉल नियर अबाउट 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स, इन 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स ओनली वन अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इन 180 एंगल्स। क्या करता है कि इस गोल्ड फॉइल्स पर जब अल्फ़ा पार्टिकल्स टकराते हैं, तो लगभग 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स अगर टकराते हैं, तो उसमें से सिर्फ एक अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकराता है, और जिस रास्ते से अल्फ़ा पार्टिकल जाता है उसी रास्ते पर सीधा मुड़ के चलाते हैं, यानी 180 डिग्री का कोण बनाते हुए वापस चलाता है। इससे निष्कर्ष क्या निकाला? इससे निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने कि जो एटम्स होते हैं, उस एटम्स के काफ़ी भाग वैकेंट होते हैं, खाली होते हैं, जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स क्रॉस हो जाता है, और बहुत ही कम एक सूक्ष्म पार्टिकल्स जो रिजिड होता है, डेंस होता है, और कहाँ पर? उसके सेंटर में पाया जाता है। उस सेंटर पार्टिकल से उस सेंटर भाग से अल्फ़ा पार्टिकल्स टकरा करके और वापस आ जाते हैं। ठीक है, जिसे उन्होंने क्या कहा? जिसे उन्होंने न्यूक्लियस बाद में कहा कि हाँ, वो जो रिजिड डेंस पार्टिकल्स होते हैं उसी को अल्फ़ा पार्टिकल्स क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और उसे उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है।
अब हुआ क्यों? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स था, अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं? डाई पॉजिटिव होते हैं, और डाई पॉजिटिव जब होते हैं ये, और जब उसके सेंटर से टकराया तो सेंटर में न्यूक्लियस भी कैसा होता है? न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिव क्या करेंगे? डिफ्लेक्ट करेंगे, और वो जिस रास्ते से गया था उस रास्ते से वो वापस आ जाता है और उसको पास नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की। तो ये था, इस पर रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। और रदरफोर्ड ने जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की बमबारी गोल्ड प्लेट पर या गोल्ड फॉयल पर कराया तो ये देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास्ड थ्रू गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। मीन्स क्या कह रहा है कि अधिकतर अल्फ़ा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉयल से क्या होते हैं? पास कर जाते, निकल जाते, और निकल करके कहाँ पर? इस स्क्रीन से टकराते हैं और फ्लैश ऑफ लाइटिंग, चमक उत्पन्न, ग्लो उत्पन्न करते हैं, चमक उत्पन्न करते हैं। फिर क्या इन्होंने देखा कि द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। मीन्स जब इस अल्फ़ा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉयल से टकराता है तो इससे कुछ स्मॉल अमाउंट में अल्फ़ा पार्टिकल्स एक कुछ एंगल में मुड़, यानी अपने रास्ते से मुड़ जाते हैं, इस टकराने के बाद मुड़ जाते हैं, और मुड़ करके वो भी कहाँ? इस स्क्रीन पर टकराते हैं, और टकरा करके फ्लैश लाइट उत्पन्न करते हैं। और फिर देखा लास्ट में क्या देखा उन्होंने कि वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स डिड नॉट पास थ्रू द गोल्ड फॉयल बट सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन nearly 180 डिग्री। बट सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन नियरली 180 डिग्री। मीन्स यहाँ पर बहुत ही कम, नियर अबाउट कितने? 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से ओनली वन अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड 180 डिग्री। किस पर? 180 कोण बना, यानी जहाँ से जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते पर लौट आया। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला? रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकला कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम्स आर एम्प्टी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स के बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल को पास करके निकल जाते हैं तो इसका मतलब कि एटम्स में काफ़ी क्षेत्र कैसा एम्प्टी है, खाली है, जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल जाते हैं। फिर क्या बताया? सिंस सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है? कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स इससे डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। इसका मतलब कि इसमें कुछ ऐसा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, गोल्ड फॉयल में कोई एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जिससे टकराने के बाद ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। फिर क्या बताए कि सिंस ओनली सम, और फिर क्या बताए कि चूंकि इससे कुछ बहुत ही कम अमाउंट में अल्फ़ा पार्टिकल्स टकरा करके 180 डिग्री का कोण बनाते हुए, 180 डिग्री का कोण बनाते हुए वापस आ जाते हैं। इसका मतलब कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए, बहुत ही कम क्षेत्र, बहुत ही कम एरिया एटम्स का ऑक्यूपाई किए हुए, जिससे टकराने के बाद अल्फ़ा पार्टिकल्स 180 डिग्री पर वापस आ जाते हैं। अगर अधिक क्षेत्र वो ऑक्यूपाई किए होते तो काफ़ी अल्फ़ा पार्टिकल्स टकराते और सीधे 180 डिग्री पर वापस आते, लेकिन बहुत ही कम या नियर अबाउट 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या करता है 180 डिग्री पर, यानी जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते पर वापस आया। इसका मतलब बहुत ही कम क्षेत्र में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं। इन हिज एक्सपेरिमेंट द रदरफोर्ड shows that most of the alpha particles pass through the gold foil undeflected। क्या कहा उन्होंने कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अनडिफ्लेक्टेड होते हैं, नहीं सीधे जाते हैं। फिर क्या बताया? सम फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, यानी उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, अपने रास्ते से मुड़ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिड नॉट पास थ्रू फॉयल बट सफर्ड एंगल डिफ्लेक्शन नियरली 180 डिग्री।
इन बहुत ही कम मात्रा में, हमने बार बार बताया कि नियर अबाउट 20,000 अल्फा पार्टिकल्स से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल्स, कितना, ओनली 1 अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड इन 180 एंगल्स। सो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या हुआ, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू फॉइल अनडिफ्लेक्टेड इट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब क्या है, जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल प्लेट से क्या निकल जाते हैं, इसका मतलब कि एटम्स के काफ़ी भाग एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं, जिससे अल्फा पार्टिकल्स पास आउट कर जाते हैं। सिंस सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड टू सर्टेन एंगल इट मीन्स देयर इज ए पॉजिटिवली मास प्रेजेंट इन एटम्स। फिर क्या कह रहा है कि चूँकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स एक निश्चित एंगल में कोण बनाते या निश्चित कोण बनाते हुए डिफ्लेक्ट करते हैं, इसका मतलब कि एटम्स में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, उसमें पाया जाता है, जिससे वो टकराते हैं और टकराने के बाद मुड़ जाते हैं। सिंस ओनली सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन द पॉजिटिवली चार्ज मास मस्ट बी ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने क्या कहा कि और बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, पूर्ण रूप से सफर्ड, कंप्लीटली डिफ्लेक्टेड 180 डिग्री। इसका मतलब कि उस एटम्स में बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए एक पॉजिटिवली रिजिड पार्टिकल्स है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, उसी रिजिड पार्टिकल्स को न्यूक्लियस नाम दिया। और लास्ट में क्या होता है, स्ट्रांग डिफ्लेक्शन और इवन बाउंसिंग बैक ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। होता क्या है कि जब उससे टकरा करके वो 180 डिग्री पर निकलता है, वापस मुड़ जाता है। इसका मतलब क्या कि जो स्मॉल ऑक्यूपाई पार्टिकल्स है या स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, वो बहुत ही ठोस होता है, और जब उससे टकराता है तो टकराने के बाद ही वो वापस आता है। इसका मतलब कि वो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और चूंकि अल्फा पार्टिकल भी कैसा होता है, डाई पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो दोनों जब टकराते हैं तो पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन से वो पुनः अपनी ही मार्ग पर वापस आ जाता है। तो इस तरह से न्यूक्लियस की खोज हुई। रदरफोर्ड और मर्सडन ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा न्यूक्लियस की खोज किया और बताया कि हाँ, एटम्स में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, और फिर ये देखा कि जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, चूँकि जो तीनों पार्टिकल्स खोजे गए थे, उन तीनों पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उस एटम्स में कहाँ पाए जाते हैं, क्या वो इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं या कहीं एक जगह स्थित होते हैं, इसी को पता लगाने के लिए उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो ये देखा कि जो एक रिजिड पार्टिकल्स, वो रिजिड पार्टिकल्स में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, और उसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहा उन्होंने, प्रोटॉन कहा। ठीक है, और फिर बाद में एक्सपेरिमेंट करके जब एटम्स का मास निकाला गया तो ये देखा गया कि एटम्स का टोटल मास इसी स्मॉल पार्टिकल्स, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी जो स्मॉल क्षेत्र को ऑक्यूपाई किए हुए यानी न्यूक्लियस के मास के बराबर उस एटम्स का मास होता है। और मास इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ये देखा गया कि उस के एटम्स के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्षेत्र में यानी जो एम्प्टी क्षेत्र होता है उसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, देखिए अल्फा पार्टिकल्स की जब बमबारी कराया गया, ठीक है, तो ये इस एटम्स है, ये क्या, ये पूरा क्या दिखाया गया कि हाँ ये एक एटम्स है, और एटम्स में से क्या है कि काफ़ी अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड वे में देखिए सीधे निकल जा रहे हैं, क्या करें, सीधे निकल जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ते हैं, भटकते हैं। इसका मतलब क्या है कि उससे टकराते हैं और टकराते हैं, ठीक है, और टकरा कर मुड़ने का कारण क्या है कि मुड़ने का कारण ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर इसका चार्ज नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव इसको क्या करता, अपनी ओर एक्सेप्ट कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता और उससे जुड़ जाता है, लेकिन ये क्या करता है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। इसका मतलब कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इसी में से बहुत ही स्मॉल अमाउंट में अल्फा पार्टिकल सीधे गया, देखिए यहाँ जाने के बाद जा करके क्या इससे टकराया और टकरा के सीधे वापस आ जा रहा है 180 डिग्री का कोण बनाते हुए। इसका मतलब कि यह बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए, और इसे कम स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए क्षेत्र वाले को क्या कहा गया, न्यूक्लियस
कहा गया। और इस प्रकार से न्यूक्लियस की खोज हुई। और जब और इसके प्रॉपर्टीज देखा गया तो ये देखा कि इसी न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर ही, टोटल मास के बराबर इस पूरे एटम्स का मास होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को पहले ही मान लिया गया कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, मासलेस होता है, नेग्लिजिबल मास होता है। ठीक है। हाँ, अब इसके साइज़ के बारे में देखा गया कि साइज़ कितना बड़ा होता है। तो इस न्यूक्लियस का साइज़ जो होता है बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए है, नियर अबाउट 10 to the power -13 to 10 to the power -15 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 10 to the power -13 to -15 सेंटीमीटर इसका रेडियस होता है न्यूक्लियस का। और एटम्स का रेडियस क्या देखा गया, एटम्स का रेडियस देखा गया कि 10 to the power -8 to 10 to the power -10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। और एक्सपेरिमेंट में भी देखा गया कि अगर एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर देखा कि अगर कोई एक फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, तो उस फुटबॉल ग्राउंड को अगर एटम्स माना जाए तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वह न्यूक्लियस एक आल्पिन देखा होगा, आल्पिन के पिन जो आगे का नुकीला भाग होता है उसके बराबर उस न्यूक्लियस का साइज होगा या शेप होगा। या आप कह सकते हैं कि अगर हम न्यूक्लियस को ये माने कि न्यूक्लियस का शेप एक फुटबॉल के बराबर है, फुटबॉल के, तो उस एटम्स का साइज 5 माइल्स होगा। कितना, 5 माइल्स मीन्स अगर ये क्या है, ये एक फुटबॉल है, क्या है ये एक फुटबॉल है। ठीक है, ये क्या एक फुटबॉल है, तो इस फुटबॉल के चारों ओर का क्षेत्र कितना है, ये 5 माइल्स इतना, ये सब क्या है, ये 5 माइल्स किलोमीटर, 5 माइल्स हम कहेंगे। ठीक है, कि 5 माइल्स इस यानी 5 मील की दूरी को ये एक्वायर किया, इतना बड़ा एटम्स का साइज होता है। ठीक है, और उससे उतने बड़े एटम्स के साइज में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। बाकी क्या होते हैं, बाकी ये स्पेस कैसे होते हैं, ये स्पेस इम्पटी होते हैं, खाली होते हैं। और इसी खाली स्पेस में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अभी तो हम इसके बारे में देखते रहे, पता नहीं लगा गया कि हाँ कहाँ घूमते हैं। ठीक है, लेकिन यही इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित पाथ पर, एक निश्चित वे में रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और उसी पाथ को क्या कहा गया, ऑर्बिट कहा गया, या ऑर्बिटल्स कहा गया, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं निश्चित पथ पर, निश्चित वेग के साथ, एक सर्टेन पाथ पे सर्टेन वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता रहता है अराउंड द न्यूक्लियस, और उसी पाथ को ऑर्बिटल्स कहा गया है। इस तरह से न्यूक्लियस की खोज हुई। जैसे अब ये कहा गया कि यहाँ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, चक्कर लगा रहे हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है और सर्कुलर वे में चक्कर लगाता रहता है। या यूँ कह सकते हैं हम कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो भाई चक्कर लगाते रहते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव चार्ज वाले को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपनी ओर खींचता भी होगा, या न्यूक्लियस अपनी ओर खींचता होगा। फिर क्या होता है, इसके बारे में रदरफोर्ड कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थी, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब ड्रॉबैक्स क्या था कि चूँकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं, और जब लगातार चारों ओर घूमते रहते हैं तो अब जब कोई भी पार्टिकल्स एक्सेलरेट करता है, गति करता है, तो उसकी एनर्जी लॉस होती है। और जब एनर्जी लॉस होगी तो क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के नज़दीक आना चाहिए, और नज़दीक आकर के हो सकता है न्यूक्लियस में गिर जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स लगातार अपने निश्चित पथ पर गति करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, एक सर्टेन पाथ पर सर्टेन एनर्जी के साथ वो रिवॉल्व करता रहता है। इसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए। यानी ये क्या, ये एक ड्रॉबैक्स था किसका, रदरफोर्ड का। ठीक, तो इस तरह से ये देखा गया कि न्यूक्लियस, अब चूँकि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पहले से खोजा जा चुके थे, तो इन तीनों का जब कंपैरिजन किया गया तो ये देखा गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है। फिर क्या देखा गया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स ऑर्बिट में घूमता रहता है। देखिए ये एक निश्चित पाथ पर या निश्चित रूप से इधर उधर घूमता रहता है। फिर अराउंड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा क्या करते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ये देखो इस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों पर होता है, तो क्या ये ऐसे ही इनका हमेशा नियत रूप से ये बने रहते हैं, ऑलवेज ये रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस होता रहता है? इसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर कैसे एक फिक्स पाथ पर गति करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, इसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए। फिर क्या बताए, द इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो एक्सेलरेशन। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता रहता है, तो गति करेगा तो उसकी एनर्जी लॉस होगी। अब एनर्जी जब लॉस होती है तो लॉस होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के क्या होगा, और नज़दीक आएगा, और जब उसके नज़दीक आएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिर पड़ता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, इसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए। जैसे भाई ये है, ये क्या है, ये पॉजिटिवली पार्ट है, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्या घूमेगा, तो धीरे धीरे जब घूमेगा तो एनर्जी लॉस हुई ना, और एनर्जी लॉस तो कहाँ, न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा, और जब न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा तो एक समय ऐसा है कि न्यूक्लियस में गिर भी जाएगा, लेकिन गिरता नहीं है। अब क्यों नहीं गिरता है, इसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए। फिर क्या, द मॉडल डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन, यानी यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई सूचना नहीं दे सका कि यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर किस तरह से गति करता है और इसकी एनर्जी कहाँ से आती है, इसकी एनर्जी कहाँ से किस प्रकार से आती है, या कैसे वो चारों ओर घूमता रहता है। तो ये न्यूक्लियस, ये रदरफोर्ड की कुछ कमियां भी थी, ठीक है। और इसी के साथ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमारा ख़त्म हुआ। अब इसके बाद हम आएंगे द सम ऑफ द मास ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स मीन्स मास नंबर एंड आइसोटोप्स, आइसोबार, और फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग आएंगे। हमारा आज का रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तथा कमेंट कीजिए। थैंक यू।